बात जब हुई तो पहला हमने सोचा कि अपनी ही जाति से क्यों नहीं किया जाए, राइन पे शुरू किया जाए। तो राइन जाति पे लिखा। उसके बाद विभिन्न जातियों पर जब एक जाति पे लिखा तो दूसरे के बारे में जाहिर है कि हौसला बढ़ जाता है और काम मतलब शुरुआत हो गई इस तरह से। तो राइन पे लिखा तो उसके बाद अगले अंक में मृत्तिकार पे लिख दिया। मृत्तिकार कहते हैं बहेलिया, चिड़िया वाला काम करते हैं, चिड़िया वगैरह बजाने वाला काम करते हैं मृत्तिकार। उसके बाद सिकलगर, उसके बाद सिकलगर पे काम किया। तो इस तरह से मुसलमानों की जो छोटी छोटी जातियाँ थी उस पर काम शुरू किया। तो जब काम का सिलसिला और बढ़ा तो बहुत सारे दूसरे क्लाइंट्स हमारे जुड़ते चले गए, कुछ और सहयोग हमको मिलता रहा विभिन्न जगहों से, और पढ़ने के लिए मतलब मटेरियल भी मिलने लगा। कुछ आप जैसे ही बहुत सारे लोग हमारे जो दोस्त थे उन लोगों ने तरह तरह के मटेरियल्स भी दिए कि फलां बिरादरी के बारे में पढ़िए, फलां के बारे में पढ़िए। एक और मित्र हमारे तारीख अखबार मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग शुरू के दिनों में था, बल्कि वो हमारे साथ तो कई जगह गए। खास करके वो पमरिया मुसलमानों में एक बिरादरी है, उस पर जब काम शुरू किया हम इसी तरीके से। तो क्योंकि मैगज़ीन जो हमारा है ना वो 3 महीने पे निकलता है, 3 महीने पे निकलता है। तो उसके लिए हम लगातार 2 महीना 2.5 महीना तक जिस जाति पे लिखना होता था उसके पॉकेट एरिया में पहुँचते थे। किसी एक इलाके में पहुँच गए, वहाँ से कुछ जानकारी लिया कि कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो वहाँ पहुँचे, वहाँ से जानकारी लेकर फिर दूसरी जगह पहुँचे। इसमें तारिक अखबार साहब मेरे साथ कई जगहों पर पमरिया जाति से जब काम करते, और भी बाद के दिनों में भी इनका सहयोग मिलता रहा। तो इसी तरीके से दोस्तों की मदद से काम हम लोग करते रहे। सासाराम एक बार गए तो 4 दिनों तक भटियारा बिरादरी, जिसका भी हम लोग रास्ते में बातचीत कर रहे हैं, तो भटियारा जाति के लिए काम करने के दौरान 4 दिनों तक सासाराम में हम लोग हैं। उसमें हमारे मित्र एक हैं डॉक्टर नूर हसन आज़ाद, पटना के, पमरिया बिरादरी, उनके सहयोग से हम गए। तो भटियारा बिरादरी की बड़ी आबादी से वहाँ मिलने का मौका मिला और बातचीत किया। वहीं जब भटियारा बिरादरी पर काम कर रहे थे तो कुछ लोगों से मुलाकात हो गई जो गधेरी बिरादरी के थे। मुसलमानों में गधेरी भी एक बिरादरी है। तो इसी तरीके से लिंक बनता चला गया और गधेरी पे भी काम किया। वहाँ हलाल खोर मिल गए हमको, जिस पर काम बाद में के दिनों में किया। ग्वाला, मुस्लिम ग्वाला मिल गया। बाद में तो ओसामा जी भी का भी काफ़ी सहयोग रहा है, ओसामा जी का। ये हमारे प्राय जितने भी मित्र रहे हैं सभी लोगों ने सहयोग किया है। लेकिन अभी वर्तमान पोजीशन में मतलब विभिन्न जातियों के बीच में जाने में ओसामा जी का एक अच्छा सहयोग रहा है कि इनकी वजह से भी बहुत सारे जगहों पे गए हैं, बल्कि साथ गए, और ये फुल इंटरेस्ट के साथ, ये नहीं कि मतलब आधे मन से मतलब सहयोग रहा है। तो दोस्तों के सहयोग से हम विभिन्न जातियों के बीच में पहुँचते रहे हैं, क्योंकि सारी जानकारी एक बैग और एक ही वक्त में चाहे तुरंत में नहीं हो सकती। कुछ आपसे मिला, कुछ उनसे मिला, कुछ उनसे मिला, और इस तरह से काम हमारा कुछ आसान है। तो जब आप ये काम करना शुरू किए, जातियों पे लिखना, जातियों के बारे में समझना, तो ये जो दलित मुसलमान कंसेप्ट है, क्या आपने खुद से पॉइंट किया या कहीं ये डॉक्यूमेंटेड है कि ये दलित मुसलमान भी होते हैं? नहीं, डॉक्यूमेंट इस तरह का नहीं है, मतलब संवैधानिक रूप से दलित मुसलमान नहीं है। इसको हमने खुद से ही किया है, बल्कि इसमें खुद से किया तो खुद ही से है। थोड़ा सा असर उसका 2-4-5 मिनट, चूँकि ईमानदारी की बात है और जिनसे जो सहयोग मिले वो करना चाहिए। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि हसरत मोहानी से अहिंसा का मतलब पाठ हम, तो जहाँ से जो सीखे उसको बताना चाहिए, इसमें कोई बुराई बात नहीं है। डॉक्टर एजाज अली जो बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा चला रहे थे, नाम था उनके संगठन का बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, जिसको उन्होंने बाद में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा कर दिया। हमको लगता है नाम नहीं बदलना चाहिए था उनको, इससे मतलब उनके संगठन की मजबूती थोड़ा कम होगी, पता नहीं किस वजह से, क्योंकि बड़े लोग हैं, पता नहीं किस वजह से चले। तो उन्होंने एक मुद्दा उठा रखा है, धारा 341। धारा 341 जो है वो 341 संविधान की जो धारा है उसके तहत दलितों वाला आरक्षण का प्रावधान है। तो उन्हीं से मतलब ये लगा कि नहीं, धारा 341 फिक्स बात है,
कुछ बातें तो हम लोग पिछड़ी जाति के सम्मेलनों में और पढ़ने लिखने से या कोई किताब के अध्ययन से, पत्रिकाओं के अध्ययन से सब जान ही रहे थे। तो हमको लगा कि हिंदू समाज में हलखोर है, मुस्लिम समाज में हलालखोर है। वहाँ पासी है तो यहाँ भी पासी है, वहाँ धोबी है तो यहाँ भी धोबी है। तो भाई वहाँ भी धोबी है तो उसको एससी का दर्जा मिलेगा, इसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिलेगा, ऐसा कैसे होगा? तो इसी के तहत हमने दलित नाम, मतलब नहीं दलित मतलब, और हमने अपने संगठन का नाम भी रखा है इसीलिए दलित मुस्लिम समाज। वो कि दलित कह करके पिछड़ा के नाम पे अथवा अति पिछड़ा के नाम पे तो आरक्षण का कुछ न कुछ लाभ तो सभी समाज के, सभी धर्म के वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों को मिलता ही है। मुस्लिम समाज में भी जो पिछड़ा वर्ग है उसको मिलता ही है। जैसे कुछ लोग पसमानदा के नाम पे आंदोलन चलाते हैं। जी पसमानदा जो शब्द है मतलब उर्दू में राज है, फारसी वर्ड है, तो पसमानदा जो है मतलब हम लोग कहते हैं, और उसको हिंदी में बोलेंगे तो पिछड़ा, अति पिछड़ा बोल देंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे तो बैकवर्ड बोल देंगे, अरबी में बोलेंगे तो अजलाफ बोल देंगे। तो इसको तो आरक्षण का लाभ ही मिल ही रहा है। तो बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा बना लें हम, अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा बना लें, पसमानदा मोर्चा या कुछ बना लें हम लोग, तो पसमानदा को तो आरक्षण मिल ही रहा है, दलित को नहीं मिल रहा है। हिंदू दलित को आरक्षण मिल रहा है, मुस्लिम समाज में सेम काम धंधा, वहाँ के हलखोर जो काम कर रहे हैं वही काम यहाँ के हलालखोर कर रहे हैं, वहाँ के जो धोबी काम कर रहे हैं वही काम यहाँ के धोबी कर रहे हैं। तो उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आवाज़ उठाया जाए कि उन लोगों को भी वही लाभ मिल जाए, दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। और अगर हम पसमानदा या पिछड़ा जलाफ कह करके बात करते हैं, इसका तो हक मारा जाएगा, और हक मारा गया। जैसे कि बख्खो बिरादरी, मुसलमानों में बख्खो भी जाते हैं, नट भी होते हैं, बख्खो भी होते हैं। सामान्य तौर पर लोग नट बख्खो का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं हाँ जानते हैं, नट बख्खो होता है, लेकिन दोनों अलग अलग जातियाँ हैं, नट अलग है, बख्खो अलग है। तो बख्खो बिरादरी जो है, और इसको इस तरह से भी समझेंगे, आज़ादी के बाद का हवाला लोग देते हैं। जैसे नहीं मतलब इतिहास हम लोग पढ़ते रहे, ईसा के पहले का ईसा के बाद पढ़े, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद। अब तो लगता है कि कोरोना के पहले और कोरोना के बाद पढ़ना पड़ेगा। जी जी। तो आज़ादी को जो लगभग 72-73 साल हो गया, जी जी। इस पीरियड में बख्खो जाति का एक आदमी चपरासी तक नहीं बना। अभी 2018 में एक बिहार से नालंदा से एक लड़का रेलवे में आया, 4 ग्रेड मतलब कि जॉब लगा, अभी है हाल में। तो 70, 72, 73 साल में एक आदमी चपरासी तक नहीं बनता। तो अगर पसमानदा आंदोलन आप चलाते हो, पिछड़ा आंदोलन चलाते हैं, अति पिछड़ा आंदोलन चलाते हैं, तो उसमें तो जो अति पिछड़ा में जो लोग पढ़ा लिखा जो तबका, जिन लोगों की बड़ी आबादी है, कई जातियाँ हैं जो बड़ी आबादी है, जैसे राइन भी हैं, अंसारी हैं, और दूसरी कई जातियाँ हैं जो पिछड़ा वर्ग में मतलब ठीक ठाक पोजिशन बहुत हद तक है। तो जो पिछड़ा वर्ग के नाम पर या पसमानदा के नाम पर जो सीटें रिजर्व है, वो तो सब ये लोग ले रही हैं। अगर उसके लिए दलित वाला होता तो उसको तो दलित वाला मिल जाता सीट। ये तो नहीं किया गया, तो हक मारी हम लोगों ने भी किया उसके नाम पे, चूँकि सबके नाम पे मिलजुमला तौर पे आया, और पसमानदा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर कुछ लोगों ने मतलब फ़ायदा उठाया। अगर दलित वाला मिल रहा होता तो उन लोगों को लाभ मिल जाता। ऐसा तो नहीं होता कि 70 साल में एक आदमी होता, या 70 साल में 73 साल में सिर्फ 13 आदमी उसके ग्रेजुएट होते, उन लोगों को पढ़ा लिखा की भी सुविधा मिलती, थोड़ा मतलब मोरल विकास होता, सामाजिक उत्थान होता। मतलब कहने का आपका अर्थ ये है सर कि जब आपने सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जब मिलाया, जो हिंदू में दलित होते हैं, जिनको दलित का दर्जा है, वैसे ही कुछ जो है समाज मुस्लिम में भी है, और उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस सेम है जो यहाँ के दलित हैं। जी, तब आपको लगा कि उनको जो है दलित का जो है दर्जा मिलना चाहिए, जिससे कि उनका सामरिक विकास हो हाँ सके। जी बिल्कुल, चौमुखी विकास के लिए तो करना ही होगा। अब एक ही मतलब मान लिया जाए कि पूरा एक समाज मान लिया, भारतीय समाज है, जी जी। इसमें जो लोग छूट गए हैं तो सभी को मतलब आगे आने का मौका मिलना चाहिए था। और उसमें जबकि सेम धर्म का सिर्फ आर है बीच में, लेकिन हिंदू दलितों को आरक्षण, मुस्लिम दलितों को नहीं। 1955 में मास्टर तारा सिंह के आंदोलन के बाद 1956 में आते आते सिखों को आरक्षण मिल गया, जो कि हम लोग के बिहार में जो गवर्नर थे सरदार बूटा सिंह, राजस्थान के सीकर से खराब होते थे, वो SC ST के मतलब चेयरमैन भी रहे ऑल इंडिया। जी जी जी। उस तरह की चीज़। जी जी।
और उसके बाद 1990 में नव बौद्धों को भी बीपी सिंह ने मतलब दलित नव बौद्धों को आरक्षण का लाभ दे दिया। बच गए सिख और ईसाई, सॉरी ईसाई या मुसलमान। मुसलमानों को तो मिलना ही चाहिए था, मुसलमानों को भी मिलना चाहिए था, ईसाइयों को भी मिलना चाहिए था। और अगर नहीं मिलता है तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब हकमारी हो रही है एक बड़े वर्ग की, क्योंकि पूरे समाज की तरक्की उन्नति तभी होगी ना। जैसे मान लिया कि भारत की जो पूरी आबादी है, अगर 135 करोड़ है, 22 करोड़ मुसलमान है, तो अगर 22 करोड़ पिछड़ा रह जाएगा तो मतलब पूरा समाज तो तरक्की याफ्ता नहीं होगा, उन्नति नहीं सबका हो पाएगा। उसी तरीके से मुस्लिम समाज की अगर सिर्फ बात करेंगे कि 22 करोड़ मुस्लिम समाज है तो भाई इसकी तरक्की नहीं हो रही है, फतेहाल है वो, तो उसकी वजह कि भाई इसका जो मतलब 80% तबका 85% है वो फतेहाल ज़िंदगी जी रहा है, इसकी उन्नति नहीं हो रही है। इसकी उन्नति होगी तो पूरे मुस्लिम समाज की उन्नति हो जाएगी, मुस्लिम समाज की उन्नति होगी तो भारतीय समाज की उन्नति हो जाएगी। तो इसके लिए मुस्लिम समाज में ऐसे लोग जो दलितों वाला नाम, जो हिंदू दलितों वाला नाम है और काम भी वैसा ही करते हैं, चमार उधर है, जो चरमकार जिसको हम कहते हैं, रविदास कहते हैं, अगर उधर है तो इधर भी है, उधर मतलब हलाल खोर है तो यहाँ हलखोर है तो यहाँ हलखोर है, वहाँ धोबी है तो यहाँ धोबी है, वहाँ बख्खो है तो यहाँ भी बख्खो है, वहाँ नट है तो यहाँ भी नट है। तो इसको तो मिलना ही चाहिए था लाभ। और खुद से एक मतलब एक अच्छे नागरिक के तौर पे हम लोग विचार करें तो खुद से नहीं लगता है कि अगर वो कोई लाभ मिल रहा है तो कुछ खास दलित तबका को मिल रहा है, कुछ खास को नहीं मिल रहा है। ये तो लगता नहीं है कि मतलब गैर बराबरी हो रहा है। समाज में तो सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। जी, तो जब ये आपने अनुसंधान शुरू किया सर, जी तो ये जो आप बोल रहे हैं नट बख्खो, तो क्या ये हर जगह पे मौजूद हैं? कुछ कुछ ना, जनसंख्या में या ना। कुछ कुछ एरिया में बख्खो हैं, हाँ, कुछ कुछ में हाँ। नट हैं, जी, ऐसा जी, हाँ, आपने हाँ। पाया? अलग, क्योंकि दोनों जातियां हैं तो अलग अलग जगहों पे होगी। मतलब कोई भी गांव में ऐसा हो सकता है कि एक ही गांव में एक ही पूरी बिरादरी हो, ऐसा तो देखा गया कई जगहों पे, लेकिन सभी गांव में हो ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह कि एक गांव में 2, 3, 4 बिरादरियाँ मिलती, कहीं कहीं 10 बिरादरियाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी गांव में वही सब जातियाँ होंगी। मान लिया जाए कि अगर धुनिया है, दर्जी है, तो सब गांव में धुनिया दर्जी भी हो सकता है कि 2-3 गांव में धुनिया दर्जी हो और उसके बाद तीसरे चौथे गांव में सिर्फ धुनिया हो और फिर 7वें 8वें फिर गाँव में सिर्फ दर्जी हो, ऐसा हो सकता मुमकिन है। उसी तरीके से नट और बख्खो अलग अलग जातियाँ हैं और दोनों के बारे में ये भी जान लिया जाए, ये लोग घुमंतु हैं। अच्छा, हाँ, ये लोग घुमंतु हैं, जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है। बख्खो बिरादरी की जो मूल मतलब आबाई इलाका कहलाता वो नालंदा जिला। अच्छा, तो वो नालंदा में बिहार शरीफ के इलाके में कुछ लोगों के पास अब अपना मकान वकान हो गया, लेकिन बेशतर जगहों पे जहाँ ये लोग घूमते फिरते रहते हैं, 20 दिन यहाँ 25 दिन यहाँ, या फिर कुछ खास इलाकों में बरसों से है जो गैर मजरूआ ज़मीन या फिर सरकारी तौर पे जो पड़ी हुई बर्बाद जगह रहती है, जो भी पड़ी हुई है, जैसे पटना में जीपीओ के पीछे कमला नेहरू नगर है, वहाँ बख्खो बिरादरी की बड़ी आबादी है, तो वहाँ ये लोग बरसों से है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत वहाँ पे मतलब वेल टू मतलब रहते हैं, बहुत बदहाल और बहुत ख़राब स्थिति में हो। सामाजिक विज्ञान में देखते हुए कुछ जगह पर मानता है, और बल्कि एक बार आप चले जाए शायद दोबारा जाने को मन नहीं करेगा कि इस अब इलाके में भी लोग रहते हैं क्या, नाला किनारे, और जैसे लगता है कि पूरे शहर का कचरा उसी इलाके पे ला के डाल दिया गया है। उसके बाद बिजली के जो तार गुजर रहे हैं, मतलब सैकड़ों की संख्या में देख करके आपको डर लगेगा कि मतलब नंगा तार तो बहुत कम ऊंचाई पे जहाँ जिसमें कोई टकरा जाए तो उन लोगों के रहने सहने की जगहों पे इस तरह के हालात होते हैं। पूरा गंदा इलाका सब होता है, ये लोग नाली किनारे रहते हैं, पुल किनारे रहते हैं, तो दरख्त किनारे रहते हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों के समुचित मतलब शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती और स्वास्थ्य का भी मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर इन लोगों को इंदिरा आवास जैसी सुविधा मिल जाए, बड़ा अच्छा काम होता है, एक अच्छा स्कीम था, तो उसके तहत इन लोगों को कम से कम रहने सहने का अगर ठिकाना हो जाता तो फिर हो सकता है कि बच्चों के नज़दीकी विद्यालय पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाता। और स्वास्थ्य का भी ख्याल होता है कि भाई मतलब गंदी जगह पर नहीं रहेंगे, साफ सुथरी जगह पर रहेंगे तो स्वास्थ्य भी कुछ हद तक ठीक रहेगा। बल्कि अगर आबादी में रहेंगे तो तबीयत ख़राब होगी तो बगल में जो नियरेस्ट डॉक्टर होंगे वहाँ तक पहुँचना आसान हो जाएगा। ये सब फ़ायदा तो दिया ही जा सकता है, मिलना चाहिए।
मानवाधिकार के तहत भी हम लोग कह सकते हैं कि मतलब ये तो आपका जो जर्नल है, जर्नल ऑफ सोशल सोशल रियलिटी, जी। ये जो आप बोले 3 महीना पे निकलता है, हाँ। तो जब आप अपना रिसर्च करते हैं और जब आप पाते हैं कि ऐसे ऐसे जो है जातियां हैं मुस्लिम्स में जिनको दलित का दर्जा मिलना चाहिए, तो मुझे ये जानना है कि आपका जो रिसर्च पार्ट रहता है वो सिर्फ उनके आर्थिक सामाजिक विकास को लेकर रहता है, आप उनका पूरा कस्टमरी भी देखते हैं कि उनका कस्टम क्या है, क्या हाँ, बिलीफ है, जी, जी। हाँ, कैसे वो शादियाँ वगैरह करते हाँ, हैं, हाँ, बिल्कुल। सारी चीज़ें रहती हैं। हाँ, ये सब कुछ देखते हैं, बल्कि शादी ब्याह में किस किस तरह के रस्म को अदा करते हैं लोग। पहले तो हम लोग जब जाते हैं तो पहले तो आबादी का ही पता लगाते हैं, उसके बाद एजुकेशन का, उसके रहने सहने के तरीके, उनके अंदर कुछ सामाजिक, जैसे अभी पक्षों की बात हम लोग फिर से कर लें, क्योंकि उन लोगों के यहाँ पंचायत के तहत सारे मामले सलटाए जाते हैं। हत्या के मतलब मर्डर वगैरह जो हो जाता है, खून हो जाता है, उसका भी ये लोग आपसी तौर पे ही सलटा देते हैं। और कुछ जगहों पे तो आज तक पुलिस में ये मामला गया ही नहीं बख्तो समाज की तरफ से। और इक्का दुक्का, क्योंकि काफ़ी बदलाव आ गया है तो कुछ मामले चले आते हैं तो। और वो बहुत सख्त तरीका हुआ करता था उन लोगों का। अगर किसी ने कुछ कर लिया तो वो गरम मतलब लोहा को हाथ में पकड़ना कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो पीपल का ढाई पत्ता हाथ पे रखना, जलाना या फिर आग पे चलाना, ये सब उसके तरीके थे रहे हैं। उसके बाद उन लोगों का एक और ये है कि अगर किसी ने किसी के घर में मतलब जानबूझकर धोखे से या किसी वजह से खून हो जाता है, हत्या हो जाती है, तो जिसके द्वारा होगा पंचायत ये फैसला करता है कि वो उसके घर में जा कर के बेटा बन कर के रहेगा और उस घर में मतलब बाकी लोगों के परवरिश का इंतजाम बात वो करेगा अपनी मेहनत मशक्क़त से। इस पर मतलब एक फ़िल्म यहाँ पर क्षेपक के रूप में याद आई, फिल्म आई थी राजेश खन्ना की दुश्मन। जी जी जी। हाँ, दुश्मन मतलब मीना कुमारी, राजेश खन्ना और मुमताज़। उस फिल्म में मतलब वो भी एक तरह का प्रयोग ही था उस फिल्म को, कि वो राजेश खन्ना जो ट्रक ड्राइवर है उससे एक ग्रामीण मतलब कुचल करके उसके ट्रक से मर जाता है, तो कोर्ट की जो जूरी है वो मतलब फैसला करती है कि अब ये उस घर में बेटा बन करके रहेगा। और वहाँ के मतलब जब तक ये लोग ठीक ठाक पोजीशन में नहीं आ जाए तब तक उसको रहना है। वही हाल बख्तो समाज में है। तो हम नहीं समझते कि बख्तो समाज वो 1973 में आई फिल्म को देख करके इसको अडॉप्ट किया, बल्कि इसके यहाँ तो बरसों से सैकड़ों साल से चल रहा। तो हो सकता है कि बख्तो समाज की ही इस तरह की किसी चीज़ को जान करके समझ करके राइटर ने उस फिल्म में इसको जुड़ा होगा। तो यहाँ जो है एक साहब का नालंदा का ही हम लोग जो वाक़या अपने किताब में जिक्र भी किए हुए हैं, ये मामला हुआ था तो उसमें उसको बेटा बन करके रहना पड़ा और तब तक वो रहे वहाँ जब तक उस घर का जो बच्चा था वो 18 साल का न हो गया और कुछ कमाने खाने लायक नहीं हो गया, तब तक उस घर में वो रह करके। तो ये सब वे लोग करते रहे। शादी में भी एक बार यहीं दरभंगा में सोंगापुर में बख्तो बिरादरी के एक शादी में उसामा जी भी हमारे साथ थे, हम और उसामा जी गए थे, वो शादी देखा था उन लोगों के। और क्योंकि वो काफ़ी गरीब लोग होते हैं तो अपने हिसाब का करते हैं, और जैसे मटकोर वगैरह करना या फिर कुछ दूसरे मतलब रसूमात या जिसको गैर मुस्लिमों वाला रस्म भी कहते हैं सामान्य तौर पे, वो सभी तो चूँकि वो सब लोकल कल्चर होता है, इसको मतलब धार्मिक रूप से नहीं देखना चाहिए, बल्कि लोकल एक समाज में जैसे हम लोग रहते हैं। ये मिथिला क्षेत्र जहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस भी है, पूरे इस इलाका को मिथिला क्षेत्र भी कहते हैं और घोषित रूप से ये राजधानी है दरभंगा की। तो यहाँ के जो मतलब लोग हैं, बहुत सारे लोग जिनकी जैसे हम लोग मुसलमान हैं उसके बाद ही मैथिली बोल लेते हैं, पता जाए छे कि हाल चाल थे यहाँ जो नीक छे कि नहीं। तो इस तरह से मतलब चूँकि लोकल कल्चर का प्रभाव पड़ता है, तो शादी ब्याह में भी हर इलाका का जो लोकल कुछ है कस्टम है उसका प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पे भी हम लोग की निगाह रहती है जब भी जाते हैं। जैसे पमरिया में गए तो पमरिया एक मर्द है, अब वो औरतों वाला वेश धारण कर करके अपने जजमान के घर में जहाँ बेटा पैदा हुआ है वहाँ जाता है और नाचता गाता है, और उसके बाद उसको कुछ अपने जजमान से जो तोहफा मिलता है वही उसकी जीविका का साधन होता है। जबकि वो शाम में फिर आते हैं अपने घर तो बहुत अच्छे से रहते हैं, साफ़ सुथरा कपड़ा पहन लिया, सर में तेल लगाते हैं, कंघी करते हैं, घूमते फिरते हैं। हाँ, ये है कि वो मुसलमान होते हुए भी मैथिली शुद्ध मैथिली बोलते हैं। दरभंगा ये सब के इलाका, मधुबनी समस्तीपुर के इलाकों में दाढ़ी टोपी नहीं रखते हैं, प्योर उर्दू नहीं बोलते हैं, लिख मतलब ये सब है। तो
इस तरह का प्रभाव तो स्थानीय स्तर पर भी पड़ता है। तो हम लोग इन सब चीज़ों पे भी गौर करते रहते हैं, बात करते हैं उन लोगों